तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 50 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, नाम दफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है। जैसा कि हम लोग को पता है कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में क्या हुआ था, एक टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 1973 को, ठीक है। और उसके तहत क्या हुआ था कि बाघ उस समय बहुत कम संख्या में भारत में हो गए थे और इकोसिस्टम के बहुत बड़े भाग होते हैं, तो उसका समन्वय करने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया। जगह जगह पर टाइगर रिजर्व की स्थापना भी की गई। तो उसी दरमियान हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, कुछ खास टाइगर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया और पूछ रहा है कि ये कहाँ स्थित है। नाम दफा, ठीक है, आपसे सवाल कर रहा है कि नाम दफा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये उस राज्य में है, यह उस राज्य में है जिसे पहले कभी नेफा के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व और है, एक हो जाएगा आपका पक्के टाइगर रिजर्व और एक हो जाएगा आपका कमलांग टाइगर रिजर्व। ये दोनों है कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। इस चीज को आप याद रखिएगा। अभी भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो अभी हैं आपके 54, ठीक है, अभी है 54। और 54वें नंबर का, ध्यान से सुनना इस लाइन को, आपसे सवाल करता है कि भारत में अभी कितने टाइगर रिजर्व है, 54, ठीक है। 54वें नंबर का टाइगर रिजर्व पूछ ले या फिर आपसे पूछ ले कि 54वें नंबर का जो है वो कहाँ है, तो आप दोनों चीज को याद रखिएगा, 54वें नंबर का और मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन सा हो जाएगा, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। यह मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, 7वां टाइगर रिजर्व। इस चीज को आप याद रखिएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पे टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का ये कितने नंबर का है, 7 नंबर का, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और मध्य प्रदेश को ही क्या कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे से एरर हो गया था पिछले वीडियो में। क्वेश्चन था कि यूनेस्को का साइट कितना है, तो हम लोग को पता है कि आपका 42 यूनेस्को साइट हो चुका है, जिसमें 42 नंबर का कौन सा है, होयसल मंदिर कर्नाटक का। 41 नंबर का कौन है, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल का। 40 नंबर का कौन था, धौलावीरा गुजरात का। एंड 39 नंबर का कौन था, रामप्पा मंदिर तेलंगाना का। यहाँ पे देख लीजिएगा, तो इसका जो नंबर हो जाएगा, अगर आपसे मिश्रित पूछ रहा है तो मिश्रित आपका 1 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो गया, और कितना बचा, तो 34 है ना, 34 35 एक साथ, हाँ। तो ये डेटा में हो जाएगा। और बहुत लोग कमेंट भी किए हुए थे, मेरे से थोड़ा सा एरर हो गया था, इस चीज को देख लीजिएगा, पिछले वाले वीडियो में जाकर डेटा ये हो जाएगा। मिश्रित सिर्फ एक है आपका कंचनजंगा सिक्किम वाला। यहाँ पे आइएगा, तो मध्य प्रदेश में आपका 7 टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगर आपसे सवाल करता है कि 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो जो 53वें नंबर का बना था, ये यूपी का 4था टाइगर रिजर्व था। और ये कौन सा था, तो ये था आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व ये आपका यूपी का 4थे नंबर का था और आपका भारत का 53वें नंबर का। इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। बात करें टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू हुआ था। टाइगर डे, बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को टाइगर रिजर्व मनाया जाता है। 2022 में आपका टाइगर का गणना हुआ था और उस गणना के अनुसार 2022 के गणना के अनुसार टाइगर की संख्या भारत में कितनी थी, 3167। अब तो बढ़ गई होगी, 2022 के गणना के अनुसार है ये। आंसर कहाँ था, अरुणाचल प्रदेश। चलिए थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो नेफा के नाम से जाना जाता था, नेफा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। यह भारत का आपका पूर्वोत्तर राज्य हो जाएगा, भारत का उत्तर मतलब पूर्वोत्तर राज्य। ये आपका राज्य कब बना था, 1987 ईस्वी में। राजधानी हो जाएगी ईटानगर। यहाँ के सीएम कौन है, तो यहाँ के सीएम है पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, ठीक है, ये हो जाएंगे गवर्नर। तो याद रखिएगा। बाकी आपका अरुणाचल प्रदेश में अबोर, मिसमी वगैरह जनजाति वगैरह रहते हैं, ये सब चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे मथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। मथुरा नहीं बोल रहा है, मथुरी बोल रहा है। और हम लोग को पता है कि जो मथुरा है आपका, ठीक है, ये प्रॉपर जो है ये कहाँ शहर एग्जिस्ट करता है, तो ये हो जाएगा यूपी में, ठीक है। मथुरी लोक नृत्य यह उस राज्य में स्थित है जहां आपका क्या हुआ था, तो ये राज्य का निर्माण 2 जून 2014 को, ठीक है,
2 जून 2014 को इस राज्य का निर्माण हुआ था। किससे अलग होकर के बना था? आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। अभी इस राज्य की राजधानी कहाँ है? तो अभी इस राज्य की राजधानी है हैदराबाद। हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आप बताइएगा कमेंट करके कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद में ही एक आपका मॉन्यूमेंट है, दैट इज चार मीनार, बहुत प्रसिद्ध रहा था अपने समय में। उसके बाद फिर देखिएगा आपका तेलंगाना, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना का एक फेस्टिवल देखिएगा, तेलंगाना का ये फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध है। एक हो जाएगा आपका बथुकम्मा, ठीक है, एक हो जाएगा आपका बथुकम्मा, और एक हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा? बथुकम्मा हो जाएगा आपका। एक और फेस्टिवल था बुनालू, ठीक है, बुनालू, एक हो जाएगा आपका बुनालू। दूसरा देखिएगा यहाँ का जीआई टैग बहुत प्रसिद्ध रहा था, तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल यहाँ का जीआई टैग। और एक और था, दैट इज तंदूर लाल चने, रिसेंटली क्या दिया गया है? तो ये सबको आपका जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का? तेलंगाना का। यहाँ के सीएम अभी कौन है? तो यहाँ के सीएम है रेवंत रेड्डी, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम है रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर भी चेंज हुए हैं, ठीक है, इनको अतिरिक्त प्रभार मिला है। और किनको मिला है? तो जो आपके झारखंड के राज्यपाल रहे हैं, सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे गोवा के बारे में, तो गोवा में आपका ये बनाया गया है, जीएसटी संग्रहालय बनाया गया है, जीएसटी संग्रहालय। और इसका नाम क्या है? तो इस संग्रहालय का नाम है धरोहर, धरोहर। गोवा में अभी क्या किया गया है? एक फेस्टिवल मनाया गया है, साओ जोआओ, साओ जोआओ फेस्टिवल। कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया गोवा में, ठीक है। गोवा पे 1510 में पुर्तगाली का कब्जा हुआ था, और ये आजाद कब हुआ? 1961 में। आजाद कब हुआ? 1900, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे आते हैं, देखो झारखंड, झारखंड के ही गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन, उनको तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार मिला है, ठीक है। मिजोरम, मिजोरम के सीएम कौन है अभी? तो लाल दुह्मा, लाल दुह्मा। और वहां के गवर्नर कौन है? इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। ऑप्शन नंबर बी। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा, संसद की प्राक्कलन समिति, दैट इज एस्टीमेट कमिटी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एस्टीमेट, एस्टीमेट कमिटी। कमेटी का स्पेलिंग लगता गलत हो गया, देख लीजिएगा आप लोग। एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति क्या है? तो यह एक प्रकार का वित्तीय समिति है, ठीक है, यह एक प्रकार का वित्तीय समिति है। और किस प्रकार की समिति है? तो ये हो जाएगा आपका अस्थायी समिति, अस्थायी समिति। चलिए आइए पहले हम लोग प्राक्कलन समिति के बारे में देख लेते हैं, क्या काम होता है इसका। तो प्राक्कलन समिति का जो काम होता है, मेनली जो प्राक्कलन समिति है, इसका जो आपका निर्माण होता है, ठीक है, प्राक्कलन समिति जो है इसका निर्माण होता है, ये बजट के बाद होता है। जब बजट आता है ना, तो उसके बाद एक समिति का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्राक्कलन समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति। इसका क्या काम होता है? तो बजट में जिस चीज पे भी चर्चा किया गया है कि बजट में हमारा सरकार ये देगा, वो देगा, ये काम करेगा, इतना ट्रेन चलाएगा, इतना हवाई जहाज चलाएगा, इस टाइप का जो भी स्टेटमेंट दिया रहता है, उस पर ये वर्क करता है कि आप जितना भी स्टेटमेंट दिए उसमें कितना खर्च होने वाला है, कितना कम खर्च में हो सकता है, कितना कम, कितना खर्च होगा। ये चीज कौन? एस्टीमेट, एस्टीमेट मतलब समझते हो ना, घर में भी देखो कुछ फंक्शन होता है तो उसका प्रॉपर एक एस्टीमेट बनता है, ठीक है, एस्टीमेट बनता है। तो वैसे एस्टीमेट बनता है कि बजट में जो भी भाषण दिया गया है उस पर खर्च करने के लिए टोटल कितना एस्टीमेट बनेगा। तो ये चीज होता है, ये जो आपका बनता है ये 1 साल के लिए बनता है, ठीक है। प्राक्कलन समिति का जो टेन्योर होता है कितने वर्ष के लिए होता है? 1 वर्ष के लिए। सदस्य कितने होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य। और ओनली कहाँ से होते हैं? तो ओनली लोकसभा से, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें राज्यसभा का एक भी मेंबर नहीं आता है, जो भी मेंबर रहता है वो कहाँ से आता है? तो ये आता है आपका लोकसभा से। एक चीज याद रखिएगा कि पहले पहले इसमें ओनली 25 मेंबर हुआ करता था, 25 मेंबर। लेकिन 1956 में, 1956 से इसमें कितने मेंबर होने लगे? 30 मेंबर होने लगे। 1 वर्ष का कार्य होता है इसमें, मतलब 30 मेंबर को कैसे उठा लिया जाता है? ऐसा थोड़ी होता है कि लोकसभा में बैठे हुए हैं उसमें से 30 आदमी को उठा लिया कि आप लोग आ जाइए भाई, आप लोग प्राक्कलन समिति का मेंबर बन जाइए। नहीं, इसका भी प्रॉपर चुनाव होता है। वो जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव होने का विधि होता है अनुपातिक प्रणाली वाला, वैसे ही यहाँ पे भी एकल संक्रमण या अनुपातिक प्रणाली जो भी होता है उसी से इनका भी चुनाव होता है। तो इनका भी चुनाव का प्रक्रिया जो होता है थोड़ा जटिल होता है, इस चीज को याद रखिएगा। और इसको लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, इसको लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति की
जुड़वा बांध, इस टाइप का स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फलना समिति की जुड़वा बांध किसे कहा जाता है, तो आपको लोक लेखा समिति ही दे देगा या फिर आपका प्राकलन समिति ही दे देगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनते रहता है, इस चीज को याद रखिएगा। और लोक लेखा समिति के बारे में बात करें तो इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें होते हैं 22 मेंबर, 22 मेंबर, और 15 मेंबर रहता है लोकसभा से, और 7 मेंबर होता है राज्यसभा से। मतलब रेशियो क्या रहेगा, हमेशा लोकसभा से ही रहेगा, क्योंकि लोकसभा में क्या होता है कि प्रॉपर प्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई जनता वहां पे जाती है, इसलिए लोकसभा का जो वेटेज होता है, लोकसभा का जो पावर होता है, वो हमेशा आपका राज्यसभा से ज्यादा ही रहता है हर एक मामले में। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। व्हाट इज तटरेखा, तटरेखा क्या होता है, तो तटरेखा यह होता है कि वो कोई भी राज्य का बॉर्डर, कोई भी राज्य का बॉर्डर, कोई भी राज्य का सीमा जो किसी न किसी समुद्र या महासागर से लग रहा हो, उसे ही क्या कहा जाता है, तो उसे आपका तटरेखा कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तटरेखा। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं, तो 9 राज्य ऐसे हैं जिनका तटरेखा है, मतलब 9 राज्य ऐसे हैं जिनका बॉर्डर किससे लगता है, समुद्र से लगता है। यूटी के बारे में बात करें तो देखो कौन कौन सा यूटी हो जाएगा। यूटी में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग जानते हैं यहाँ पे कौन सा यूटी है, लक्षद्वीप है, तो एक हो गया। यहाँ पे क्या है अपना, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक हो गया। यहाँ पे आपका क्या है, दमन दीव। ठीक है, और भी कोई हो जाएगा, तीन ही। दमन और दीव, दादर नागर हवेली पहले क्या था, आपका अलग हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब आपका दोनों जुड़ गया है, तो दमन दीव हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, एक और था कोई, 4 यूटी हो रहा था, एक लक्षद्वीप हो गया, एक अंडमान निकोबार हो गया, दमन दीव, दादर नागर हवेली, और कौन सा यूटी हो जाएगा, एक तो आपका यहाँ पे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, इसका तो सीमा लगता नहीं है। हाँ, एक यहाँ पे हो जाएगा पुदुचेरी, है ना, पुदुचेरी जो आपका आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु में फैला हुआ है। तो 4 ऐसे यूटी हैं जिनका क्या लगता है, अपना तटरेखा लगता है, और 9 ऐसे राज्य हैं जिनका क्या लगता है, तटरेखा। राज्य में कौन कौन हो जाएंगे, तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। नहीं, तो फिर ये सब आपके हो जाएंगे तटरेखा वाले राज्य। इसमें सवाल बनता है कि सबसे बड़ा तटरेखा किसका है, सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा आपका गुजरात का। और सवाल बनता है कि सबसे छोटा तटरेखा किसका है, तो गोवा का, क्योंकि गोवा जब आप यहाँ पे दिखेगा तो आपको इतना सा छोटा सा राज्य दिखेगा जिसका तटरेखा क्या है, सबसे छोटा है। अगर आपसे ऑल ओवर वर्ल्ड में पूछता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आपसे पूछता है कि सबसे लंबा तटरेखा किसका है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये हो जाएगा आपका कनाडा, कनाडा। ठीक है, कनाडा का तटरेखा सबसे बड़ा है। सेकंड नंबर पे कौन आता है, तो सेकंड नंबर पे आता है आपका नॉर्वे। ठीक है, दोनों का राजधानी याद रखिएगा, नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो, ओस्लो, और कनाडा की राजधानी हो जाएगी ओटावा, ओटावा। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई तटरेखा नहीं है। देखो, गुजरात का है, वेस्ट बंगाल का है, आंध्र प्रदेश का, किसका नहीं है, बिहार का नहीं है। बिहार क्या, बिहार आपका देखो बीच में है, बिहार में एक तरफ आपका पश्चिम बंगाल आता है, एक तरफ आपका झारखंड आता है, नीचे साउथ की ओर झारखंड रहता है, इधर आपका यूपी पड़ता है, इधर वेस्ट बंगाल पड़ता है, और ऊपर में आपका नेपाल का बॉर्डर बढ़ जाता है। तो नेपाल, बिहार का कोई भी सीमा जो है समुद्र से टच नहीं होता है। ठीक है, और अभी देखो बिहार में भी आपका क्या होने वाला है, लोकसभा चुनाव होने वाला है, और जो बिहार का लोकसभा चुनाव है कितने चरण में होगा, 7 चरण में होगा। बिहार में लोकसभा सीट कितने हैं, 40 हैं, मतलब 40 क्षेत्रों पे क्या होगा, 40 सीटों पे क्या होगा, चुनाव होगा। वैसे अगर आपसे सवाल करता है कि बिहार से संसद में कितने लोग जाते हैं, तो 40 तो जाएगा आपका लोकसभा में। ठीक है, और आपका 16 कहाँ जाएगा, 16 जाएगा आपका राज्यसभा में, मतलब टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 56 लोग अपने बिहार से कहाँ जाते हैं, तो संसद में जाते हैं, ताकि अपने देश का, अपने राज्य का, अपने जगह का विनिर्माण बढ़िया से कर सके। और बात करें बिहार के बारे में, तो बिहार की जो स्थापना दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का स्थापना कब हुआ था, 1912 में। ये तो सब जानता है, आपको ये बताना है कि बिहार दिवस कब से मनाया जा रहा है, 22 मार्च को बिहार दिवस कब से सेलिब्रेट हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 2010 से। 2010 से बिहार की जो सीमा है ये कितनी है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे बिहार के उत्तरी से दक्षिणी लंबाई पूछता है तो ये कितना हो जाएगा बिहार का। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, बिहार का जो उत्तरी से दक्षिणी, ठीक है, बिहार का स्ट्रक्चर आप देखिएगा इस टाइप का लगता है, तो जो उत्तर से दक्षिण लंबाई हो जाएगा ये हो जाएगा 345 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम का लंबाई पूछ लेगा तो ये हो जाएगा 483 किलोमीटर। बिहार के पहले सीएम कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी भी कहा जाता है। बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम।
जयराम दास दौलतराम। बिहार के पहले अंग्रेज गवर्नर कौन थे? तो वो थे जेम्स शिफ्टन। जेम्स शिफ्टन। बिहार के अभी सीएम कौन है? नीतीश बाबू। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? ठीक है, अगर आपसे सवाल करता है कि अभी पूरे वर्ल्ड में देशों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका 193। ठीक है, 193 आपका पूरा का पूरा अभी कंट्री है जिसको मान्यता दिया हुआ है। और सबसे नवीनतम देश कौन बन करके आया है? आपसे यहाँ पे सवाल कर रहा है कि जो आपका सबसे नवीनतम देश बन करके कौन आया है, तो यहाँ पे तो आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। ठीक है, 193 नंबर का जो बन के आया है उसका नाम है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान। तो आप पहले तो इतना याद रखिएगा कि ऑल ओवर में कितने वर्ल्ड हैं, कितने कंट्री हैं, तो 193। ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी कंट्री है? 193। और सबसे अंतिम नंबर का या फिर सबसे नवीनतम कौन बना है? तो ये बना है आपका दक्षिणी सूडान। ठीक है, ये किस आपका कॉन्टिनेंट में स्थित है? दक्षिणी सूडान किस कॉन्टिनेंट का है? एशिया का है, अफ्रीका का है, यूरोप का है, कहाँ का है? तो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट मतलब दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का ये आपका कंट्री है जिसको अभी रिसेंटली क्या किया गया है? तो देश का दर्जा दिया गया है, जिसकी राजधानी इसकी क्या है? दक्षिणी सूडान की। तो ये हो जाएगा आपका शुबा। ठीक है, और अगर आपसे करेंसी पूछ लेता है इसका मुद्रा क्या है, तो करेंसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पाउंड। ठीक है, क्या होगा? पाउंड। आंसर आप यहाँ पे कर लीजिएगा, ये पश्चिम सूडान जो दिया हुआ है इसको आपका दक्षिण सूडान कर लीजिएगा और आंसर लगा लीजिएगा। दक्षिण सूडान। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा दक्षिणी कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। अगर आपसे पूछता है दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो ये हो जाएगा आपका सियोल। ठीक है, सैमसंग जो कंपनी है वो कहाँ का है? तो वो आपका यहीं का है। दूसरा देखिएगा उत्तरी कोरिया का पूछेगा तो वो जो आपके तानाशाह है यही है ना, प्योंगयांग। बहुत अजीब सा नाम है, पूछ लेता है क्वेश्चन कि उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है? प्योंगयांग। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? आर्य समाज का स्थापना तब हुआ था जब भारत के कल्चर में बहुत ज्यादा छुआछूत, छोटा जाति बड़ा जाति मतलब बहुत ज्यादा भेदभाव जब चल रहा था, उस टाइम के पीरियड में क्या हुआ था? आर्य समाज का स्थापना किया गया था। ठीक है, मतलब कब किया गया था? तो ये टाइम चल रहा था अंग्रेजों का कह लो या फिर मुगल बादशाहों का कह लो, है ना, क्योंकि मुगल बादशाह भी तो चल रहे थे ना, चल रहे थे इस समय? नहीं चल रहे थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या किया गया था? तो मुगल का पद खत्म कर दिया गया था। मतलब आप कह सकते हो ये टाइम अंग्रेजों का चल रहा था और इस समय भारत में बहुत ज्यादा छुआछूत, कुरीति, भेदभाव, छोटा जाति बड़ा जाति बहुत ज्यादा इस समय चल रहा था। ठीक है, इसकी स्थापना कौन किए थे? तो इसका स्थापना करने वाले वह व्यक्ति थे जिनका जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में एक व्यक्ति का नाम जन्म हुआ था जिसका नाम क्या था? मूल शंकर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। 1824 में एक आदमी का जन्म हुआ जिसका नाम था मूल शंकर। यही व्यक्ति जो है आगे जाकर किस नाम से जाने गए? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से यह व्यक्ति जाने गए। यही मूल शंकर जो था आगे जाकर स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जाने गए। और स्वामी दयानंद सरस्वती इनका नाम कौन दिया? तो ये नाम देने वाले इनके गुरु थे, मतलब एक पुरोहित थे जिनका खुद का नाम क्या था? स्वामी पूर्णानंद। मेरी बात को फिर से सुनिएगा कि 1824 में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था मूल शंकर। वह आगे जाकर के भारत के कल्चर में बहुत सारा ऐसा कुछ देखा जो हमारे कल्चर में था नहीं, लेकिन बस इसको रूढ़िवादी लोग अपने समाज में डाल दिए थे कि नहीं आप छोटे जाते हो तो आप ये नहीं करोगे, आप बड़े जाते हो तो आप ये करोगे, ऐसा पावर दे दिया गया था। तो इस चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने एक ग्रुप का एक समाज का स्थापना किया, दैट इज आर्य समाज। और कौन किए थे इसका स्थापना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किए थे? 1875 में। कब किए थे? 1875 में। इनका रियल नाम मूल शंकर था, लेकिन एक पुरोहित थे जिनका नाम था स्वामी पूर्णानंद, उन्होंने ही इन्हें पहली बार नाम क्या दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, कौन सा नाम दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। जबकि अगर आपसे पूछता है कि इनके गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु का नाम था गुरु बिरजानंद। गुरु बिरजानंद। ठीक है, गुरु बिरजानंद कौन थे? तो ये मूल शंकर के कौन थे? गुरु थे।
ठीक है, मूल शंकर के गुरु थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुआ था, छुआछूत विरोधी के लिए हुआ था। अगर बात करें आर्य के बारे में तो हम लोग के यहाँ हिस्ट्री में एक पूरा का पूरा चैप्टर होता है वैदिक सभ्यता, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, आर्य के बारे में। और आर्य के बारे में तो बहुत ज्यादा चर्चा हुआ है कि आर्य आपके कहाँ से आए हैं, तो कोई बोलता है मध्य एशिया से आए हैं, कोई बोलते हैं मैक्स मूलर का सिद्धांत है कि आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे। मतलब बहुत लोग का अपना अपना स्टेटमेंट था। बाल गंगाधर तिलक का कहना था कि वो आर्किटिक होम से आए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का ये कथन रहा था आर्य के बारे में। और आर्य मेनली कहा किसको जाता था, तो आर्य उस व्यक्ति को कहा जाता था जो जो एक सभ्य मानव की तरह रहता था, जो एक सभ्य लोगों की तरह रहता था, ग्रुप में रहता था। और आर्य समाज के द्वारा ही एक स्टेटमेंट दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, है ना। ये स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध रहा था अपने टाइम में, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, और लौटो। ये स्टेटमेंट भी किसका था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ही ये स्टेटमेंट रहा था, वेदों की ओर लौटो। देखो हमारे वेद में ना सब कुछ अच्छा बताया गया था, लेकिन हुआ क्या, वैदिक सभ्यता के बाद कुछ रूढ़िवादी लोगों ने अपना एक नया कल्चर बना लिया कि नहीं ये होना चाहिए। जैसे आप देखो, हम लोग घर में क्या सुनते आते हैं कि मंगल को नॉनवेज नहीं खाओ, बृहस्पति को नॉनवेज नहीं खाओ, बाकी अगर आप मंडे को खाते हो, आप ट्यूसडे नहीं, अगर आप वेडनेसडे को खाते हो तो आप सही हो, बट अगर आप वो मंगल और बृहस्पति को खा रहे हो तो ये गलत है। अब राम जाने इसमें क्या सच्चाई है, बट ये सब क्या हो रहा है, शुरुआत से चलते आ रहा है। बहुत कुछ होता है घर में सुनने को मिलता है कि मंगल को नाखून नहीं काटो, कोई कहीं जा रहे तो कुछ पूछो नहीं, तो ये सब क्या हो गया, ये सब बस हावी हो गया। आज के टाइम में तो चलो लोकतंत्र है, तो लोग अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं मानते, जो सही लगता है करते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था कि अगर ये कानून हो गया तो आपको ये मानना ही पड़ेगा। और लोकतंत्र नहीं रहा करता था, राजतंत्र होता था, तो लोगों के बीच दबाव बना दिया जाता था कि आपको ये करना ही पड़ेगा, और ये बहुत ज्यादा बड़ा कुरीति का रूप ले लेता था। तो ऐसा कुछ रहा था अपने समाज में, जो कि हमारा वेद जो है हमेशा सही बताया है, लेकिन इसको पढ़ने में लोगों ने गलती किया और गलत रिचुअल को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का कोशिश भी किया था। ऑप्शन नंबर सी 1875। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिएगा, विटामिन ए के कितने सक्रिय रूप होते हैं। विटामिन ए आप किस किस रूप में लेते हो, तो वह देखिएगा उसका एक्टिव रूप कौन कौन सा है, तो रेटिनल भी है, रेटिनॉल भी है और रेटिनॉइक भी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनॉइक ये तीनों क्या है, तो विटामिन सी का एक्टिव रूप है। अगर बात करें, सी बोल दिए सॉरी, विटामिन ए का। अगर बात करें ए के बारे में, तो जब विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, जो आपका रासायनिक नाम है, कौन सा है वो, तो वो है आपका रेटिनॉल। वो क्या है, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। और आप देखो कि रेटिन करके कोई ऑर्गन अपने बॉडी में होता है ना, क्या होता है, रेटिना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि पटल। मतलब ये समझ में आया कि विटामिन ए जो होता है अपने आई के लिए, अपने रेटिना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है, तो अगर आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो आपको कौन कौन सा रोग हो सकता है, तो आपका कौन कौन सा रोग हो सकता है, एक आपका आंख वाला प्रॉब्लम होता है, दृष्टि में कमी हो जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है जीरोफथलेमिया, इसको पढ़ लीजिएगा, फोथलेमिया, ठीक है। ये जो है आपका आंखों से रिलेटेड ही बीमारी होता है, जो कि आपका विटामिन ए की कमी से हो जाता है। एक बीमारी और भी होता है, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी, ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। अगर बात करें कितने विटामिन हैं, तो देखिएगा विटामिन ए होता है, बी होता है, सी, डी, ई, एफ होता है क्या, नहीं, फिर आपका के होता है। लेकिन इसमें सबसे लंबा चौड़ा जो परिवार होता है वो किसका होता है, विटामिन बी का होता है। विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3, B4, मतलब बहुत लंबा जाता है, 11 तक जाता है यहाँ पे विटामिन ए। और विटामिन ए हो गया, के हो गया, ई हो गया और डी, मतलब टोटल मिलाकर पैसे लिख लो ना, कीड़ा, ठीक है, कीड़ा, ठीक है, ये कीड़ा लिख लो एक साथ, और एक जगह लिख लो बीसी, ठीक है। ये जो बीसी होता है ये आपका जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल में घुलनशील। मतलब अगर आप ये विटामिन खाते हो ना, तो क्या होगा कि ये आपके बॉडी में जाकर के जल में घुल जाएगा। जल कहाँ पर है, तो पूरे बॉडी में हमारा क्या चल रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन एनी टाइम हो रहा है, और ब्लड में क्या होता है, तो अधिक मात्रा में जल होता है। मतलब कि आप बी और सी विटामिन खाते हो तो जाके क्या होता है, आपके बॉडी में वो क्या होता है, घुल जाता है। जबकि अगर आप के खाते हो, ई खाते हो, अब कीड़ा मत समझ लेना यहाँ पे, ये के अलग हुआ, ई अलग हुआ, डी और ए, अगर आप इन चारों में से कोई भी विटामिन खाते हो तो वो आपके बॉडी में जाकर के जम जाएगा। और कहाँ पर जम जाएगा, फैट, वसा, मतलब आपके स्किन में जाकर के ये चिपक जाएगा। और जब आप लगातार ये खाते रहते हो तो फिर ऐसा यही सब आगे जाकर बीमारी का रूप बन जाता है। आपके बॉडी में ये विटामिन ज़्यादा समय तक स्टोर नहीं होगा, क्योंकि जल में घुसेगा वो, मतलब जल में जब डिसॉल्व हो जाएगा तो यूरिन के माध्यम से भी ये बाहर निकल जाता है, आंसू के माध्यम से बाहर निकल जाता है, पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाता है, बट ये नहीं निकलता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है।
ये देखिएगा क्रोमोसोम बना होता है। क्रोमोसोम किससे बनता है? तो क्रोमोसोम जो है आपका डीएनए से बनता है, हिस्टोन प्रोटीन से बनता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किससे बनता है? डीएनए। ठीक है, उसके बाद डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और किससे बनता है? हिस्टोन प्रोटीन से। हिस्टोन प्रोटीन से आपका डीएनए बनता है। ठीक है, ये डीएनए जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो ये आपका सेल के, कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है। कहाँ पर? तो कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है। कोशिका के केंद्रक में क्या स्थित होता है? तो ये आपका डीएनए स्थित होता है। और कहाँ पर होता है? तो ये आपका कोशिका का केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस में होता है। और किस रूप में होता है? तो धागे जैसी संरचना के रूप में। धागे जैसी संरचना के रूप में। धागे जैसी संरचना के रूप में होता है। ठीक है, और देखिएगा अगर आपसे पूछते हैं कि प्रत्येक आदमी के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 पेयर। ठीक है, 24 पेयर मतलब 23 पेयर में होता है, 23 जोड़ा में होता है। मतलब अगर संख्या पूछ लेगा दैट इज 46। ठीक है, इसमें एक चीज देखिएगा, एक आपका 22 जोड़ा को साइड करते हैं और एक जोड़ा को साइड करते हैं। एक जोड़ा जो आपका कितने नंबर का होगा? 23वें नंबर का। 22 जोड़ा जो होता है लड़का हो या लड़की हो, 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है वह लड़का हो या लड़की हो, सब में क्या होता है? समान होता है। और इसको क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। ऑटोसोम। ठीक है, और 23वां जोड़ा जो होता है उसमें क्या होता है? इसको कहते हैं ओलोसोम। ठीक है, एलोसोम भी कहते हैं, एलोसोम। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये मेल और फीमेल में क्या करता है? लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, लिंग का निर्धारण ये कहाँ करता है? तो आपका मेल और फीमेल में। मतलब आप कह सकते हो कि ये 23वां जोड़ा के वजह से क्या होता है? लड़का और लड़की बनता है। बाकी आप देखो कि मेल और फीमेल में भी बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो समान होते हैं 2-3 अंक को छोड़ करके। और ये क्या होता है? यही आपका होता है एलोसोम। ठीक है, अगर मेल में बात करें, ये जो आपका लिंग निर्धारण के लिए जो क्रोमोसोम होता है, तो मेल में क्या होता है? एक्स और वाई। और फीमेल में क्या होता है? एक्स और एक्स। मतलब जब, अब ये तो पता ना, बहुत लंबा चला जाएगा। जब एक्स और वाई मिलता है तो क्या होता है? लड़का का निर्माण होता है। और जब एक्स एक्स मिलती है तो लड़की की निर्माण होती है। मतलब जो आने वाला बेबी है वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये पूरी तरीके से किसके क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है? तो मेल क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिएगा, कोशिका भित्ति डॉट डॉट कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले तो जब आप सेल देखते हो, ठीक है, तो जो सेल होता है इसको प्रोटेक्शन देने के लिए 2 लेयर होता है। ठीक है, प्रोटेक्शन देने के लिए क्या होता है? 2 लेयर होता है। जो बाहर वाला और लेयर होता है इसको कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, वॉल मतलब समझ लीजिएगा, वॉल क्या होता है? हमारे घर के आसपास हमारे रूम में जो वॉल है वो क्या कर रहा है? हमें प्रोटेक्शन दे रहा है धूप से, बाहरी व्यक्ति से, किसी भी चोर से, डाकू से, मतलब सबसे प्रोटेक्शन दे रहा है। और ये क्या होता है? ये होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये क्या करता है? तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल है उसको क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। उसको क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रदान करता है। वही आपसे पूछ रहा है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कभी कभी क्वेश्चन देखो हिंदी में ही दिया हुआ है। ठीक है, ये जो सेल वॉल है इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। और ये सेल मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। आपसे सवाल कर रहा है कोशिका भित्ति डॉट डॉट में अनुपस्थित होता है। किस में अनुपस्थित होता है? तो देखिएगा, सेल वॉल जो है सबसे पहले ये होता किसमें, ये लिख लेते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग को पता चल जाएगा कि किसमें नहीं होता है। ठीक है, तो देखिएगा सेल वॉल जो है ये आपका किसमें होता है? तो सबसे पहले तो आइएगा पादप मतलब प्लांट। ठीक है, कवक में होता है, जीवाणु में होता है, नील हरित शैवाल में होता है, नील हरित शैवाल में होता है। तो मतलब आप देख लो कि जो भी आपको छोटा दिख रहा है यहाँ पे, मतलब पादप है, जो पौधा है, उसको बेचारे को प्रोटेक्शन कौन देगा? तो भगवान दे रहे हैं उसको। ठीक है, तो यही सब आपका हो गया। कवक भी बहुत छोटा सा होता है, जीवाणु भी बहुत छोटा सा होता है। मतलब कि कवक में क्या होगा सेल वॉल, तो हाँ होगा, कवक में तो होगा, जीवाणु में भी होगा और पादप में भी होगा। नहीं किस में होगा? जंतु में नहीं होगा। तो 2 चीज ऐसा होता है जिसमें आपका सेल वॉल नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? तो देखिएगा किसमें नहीं होता, ये देख रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा एक आपका जंतु, एक जंतु में नहीं होता है, और एक आपका माइकोप्लाज्म में नहीं होता है, माइक्रोप्लाज्म में नहीं होता। ठीक है, अगर आपसे सवाल करता है कि सेल वॉल का खोज कौन किया था, सेल वॉल का खोज कौन किया था? तो ये किया था आपका रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक जो है आपका सेल वॉल का खोज किया था। वैसे बेसिकली आपको पता होना चाहिए, हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में कि रॉबर्ट हुक जो है डेड सेल का खोज किया था। और आपको पता है जब रॉबर्ट हुक जो था कॉर्क में जब सेल को देख रहा था तो उसको पूरा सेल नहीं दिखा था, उसको आपका ये क्या दिखा था, सेल वॉल ही दिखा था। तो आपसे सेल पूछ लेगा, सेल वॉल पूछ लेगा, उसका खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक किया था। रॉबर्ट हुक के बारे में बात करें तो इसके बारे में अगर आपसे सवाल करता है कि सेल का खोज कौन किया तो आप बताइएगा रॉबर्ट हुक। अगर सवाल करता है डेड सेल का खोज कौन किया तो आप बताइएगा रॉबर्ट हुक। अगर आपसे पूछेगा लिविंग सेल का खोज कौन किया, लिविंग सेल, तब आप क्या बताइएगा, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सेल थ्योरी किसने दिया, सेल थ्योरी मतलब आज जो भी हम लोग सेल के बारे में जानते हैं इसका थ्योरी किसने दिया, तो ये दिया था स्लाइडेन एंड स्वान, स्लाइडेन एंड श्वान ने। ठीक है। तो ये तो सेल वॉल हो गया। एक चीज और देख लो आप, एक चीज आपसे सवाल करता है एक आपका रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है। ये जो है आपका न्यूक्लियस का खोज कौन किया था, तो ये किया था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिएगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद। तो देखिएगा हम लोग लगातार आर्टिकल का जो सेशन देखते आ रहे थे उसमें 37, 36, 37 हम लोग देख चुके थे। 36 क्या बोल रहा था, 36 यह बोल रहा था कि डीपीएसपी में जो भी प्रावधान दिया गया है आप उसको जबरदस्ती न्यायालय के द्वारा सरकार के खिलाफ जाकर के लागू नहीं करवा सकते हो, यही बोला था। नहीं, 36 में क्या बोला था, राज्य की परिभाषा के बारे में। और 37 ये बोल रहा था कि जो भी आपका प्रावधान दिया हुआ है डीपीएसपी में आप उसको जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हो। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, 36 में डीपीएसपी में राज्य का परिभाषा दिया गया, 37 में ये बोला गया कि इसमें जो भी प्रावधान दिया गया है आप उसको कोर्ट के द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं करवा सकते हो, सरकार के पास संसाधन होगा तो वो ऑटोमेटिक लागू कर देगा और धीरे धीरे कर भी रहा है। 38 क्या बोलता है, तो 38 ये बोलता है कि राज्य सरकार जो है भारत में सरकार जो है आम जनता के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी, है ना। क्या बोलेगी, सामाजिक, ध्यान से देखिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय आम जनता को दिलाने की कोशिश करेगी। ये कौन बोल रहा है, तो ये 38 का अनुच्छेद, और 38 में भी क्लाउज पूछ लेगा तो 38 का 1 बोल रहा है कि जो राज्य जो है अपने जनता को, अपने नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की कोशिश करेगी। जैसे देखो होता है ना, आप देखते हो कि सरकार क्या कर रहा है, जैसे कि देखो अभी मोदी जी बोलते हैं पता नहीं कितना करोड़ जनता को, कितना बोलते हैं, कितने करोड़ जनता को बोलते हैं कि अनाज बांट रहे हैं, नहीं उतना को थोड़ी बांटते हैं, पता नहीं कितना बोलते हैं, कितने करोड़ जनता को हम अनाज बांट रहे हैं, तो क्या करें, 80 करोड़, तो पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, वो आर्थिक न्याय दे रहे हैं, है ना, कि हम लोगों को आर्थिक रूप से सबका न्याय कर रहे हैं। सामाजिक न्याय का भी बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आरक्षण दे रहे हैं, महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सामाजिक न्याय। राजनीतिक न्याय भी, तो ये सब जो आपका न्याय है ये कहाँ, अब देखो अब मोदी जी बोलते हैं कि हम इतना आदमी को खाना खिला रहे, तो और बहुत गर्व से बोलते हैं कि 80 करोड़ शायद बोलते हैं, हाँ 80 करोड़ जनता को मैं ये बांट रहा हूँ। चलो कुछ लोग को देख के ऐसा लगता है कि सच में इन लोग का हेल्प हो जा रहा है देने से, लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी अगर आप 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे रहे हो तो देश डेवलपमेंट की ओर कहाँ जा रहा है। इस चीज पे वर्क करना चाहिए, डेवलपमेंट पे रोजगार दो, 5 किलो गेहूं चावल से डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। तो आपका ये सरकार क्या कर रहा है, अगर सरकार चाहेगा तो इसको बंद भी कर सकता है, हो सकता है इस बार चुन के आ जाए और आते के साथ बंद कर दें कि हम खिलाते भी हैं मेरा बुराइयों करता है तो जवाबदेही नहीं करेंगे, तो ये चीज भी कर सकते हैं। तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि आप हमको अनाज दीजिए, आप हमको ये चीज दीजिए। ये 38 का 1 में बोला गया, 38 का 2 भी लागू किया गया, ठीक है, 38 का 2। और इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो आपका 38 का 2 क्लाउज जो है इसको कब डाला गया था, तो इसको डाला गया था 44वां संशोधन 1978, मतलब 38 का क्लास 2 पहले नहीं था, इसको 44वां संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, संशोधित करके इसको डाला गया। और इसमें क्या बोला जाता है, तो इसमें यह बोला जाता है कि आय, प्रतिष्ठा, ठीक है, आय हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, सुविधा, आय, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता के लिए ये क्या करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, और लड़का हो या लड़की हो सभी को ये आपका मतलब असमानता को मिटाने का कोशिश करेगा। सीधा लाइन में यही समझ लीजिए कि असमानता को खत्म करने की
कोशिश सरकार के द्वारा की जाएगी। अब असमानता देखो बहुत प्रकार से हो सकता है, ठीक है, अमीर गरीब का समानता असमानता हो सकता है, प्रतिष्ठा का हो सकता है, आय का हो सकता है कि कोई आपके घर में 10 रुपया कमा रहा है और आप 2 रुपया कमा रहे हो, तो असमानता हुआ। मतलब सरकार राज्य में ऐसा ऐसा काम करेगा कि क्या होगा, असमानता को दूर किया जा सकेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। और ये क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है, 38 में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, यहाँ पे अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विद फैक्ट के साथ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिएगा और अपना कंटेंट भी कॉपी में अच्छे से बनाते रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।